हेलो, वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट्स। बहुत सारे गैप के बाद फाइनली अब 2 दिन के बाद आपका जो है बीएससी का पेपर आ गया है और आप लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, किस तरह के। और मेनली जो टेंशन रहती है बच्चों को वो एमसीक्यूज को लेके होती है, क्योंकि वो चैप्टर के बीच में से बन जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड बन जाते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं सभी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है, जो लास्ट 5 इयर्स में पेपर में आ चुके हैं, वो मैंने लिए है। बीएसटी में मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो पीवाईक्यू हमें ऐसा लगता है कि वर्थ इट नहीं है उनको पढ़ना, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन उसमें रहते हैं जो हमारे कोर्स में है ही नहीं। उसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में ऐड कर है। So let's get started. The first question is the 4 P's of market mix. तो मार्केटिंग या मार्केट मिक्स एक चीज ही होती है। इनके जो 4 P's होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पीपल प्रोसेस प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट प्लेस प्रोसेस प्राइस। देखो, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये तो करेक्ट है। प्लेस प्रमोशन पीपल पीपल मिक्स में नहीं आता, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्लेस प्रोसेस एंड प्रोसेस भी नहीं आता, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। आपको अगर आंसर आता भी है तो एक बार आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। कई बार हम क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको एक सही आइडिया लगेगा कि हाँ ये तीनों नहीं है, ये चौथा है, ठीक है। तो आप एलिमिनेट करना सीखो, सबसे पहले ये करना सीखो कि कौन सा ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्ट आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके टिक नहीं करते जाएंगे क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस या ऑल ऑफ द अबव। तो मैनेजमेंट कौन सी प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अगर प्रोसेस की बात करें तो मैंने अगर ये मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन सोशल फंक्शन सही है, बट यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। इसमें से फंक्शन का स्टाफिंग का फंक्शन कौन नहीं है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंट्रोलिंग, ट्रेनिंग। ये तो ये तीनों ही जो स्टाफिंग के फंक्शन है। कौन सा नहीं है? कंट्रोलिंग नहीं है। कंट्रोलिंग क्या होता है? ये फंक्शन है लेकिन किसका? मैनेजमेंट का। ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। ओके, आगे चलते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर मैक्सिमाइजेशन। तो जो अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ाना। ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि आप डिविडेंड अच्छा दे रहे हो तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a consumer right under the Consumer Protection Act? तो 6 राइट्स होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अब इसमें से बताइएगा। राइट टू वोट तो नहीं होता, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं होता, राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता, राइट टू सेफ्टी जो है कंज्यूमर राइट्स के अंडर आता है। राइट टू सेफ्टी क्या कहता है? कि कंज्यूमर कभी भी कोई भी सामान जब बाजार से लेकर आता है और उसको सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अगर यूज करता है, उसके बाद में भी अगर उसको हैजार्ड हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है, तो उसको सेफ्टी का राइट है, उसको ऐसी चीजें लेने का अधिकार है जिससे वो सेफ रहे, उनको किसी भी चीज का नुकसान ना हो। अगर कोई भी चीज आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहां पे इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है Which of the following is type of organization structure? Organization structure कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल। अगर बात फॉर्मल इनफॉर्मल की हो रही है, इसके अलावा एक और होता है कौन सा? फंक्शनल एंड
डिविजनल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा है, मैट्रिक्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इनमें से मार्केटिंग का फंक्शन क्या है, वेयर हाउसिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑल ऑफ दिस। तो देखो मार्केटिंग में, मार्केटिंग कहां से स्टार्ट होती है, मार्केटिंग फंक्शन वहां से स्टार्ट होता है जहां पे हम लोगों की नीड का पता करते हैं, और कब तक, जब तक लोगों को सेटिस्फाई ना हो जाए, नीड सेटिस्फाई ना हो जाए, तब तक मार्केटिंग चलती है। तो वेयर हाउसिंग, चीजों को संभाल के रखना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना और उसकी ब्रांड बनाना, ये तीनों ही फंक्शन किसका है, मार्केटिंग का है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, आप आंसर क्या लगेंगे, लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड मेंटेनेंस डिसिप्लिन। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का इज ऑलवेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली से, इफेक्टिव और एफिशिएंसी से रिलेटेड ही होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा यहाँ पे, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ऑप्शन नंबर सी। The next question, the external source of recruitment. External source of recruitment क्या होता है, मैं दोनों ही समझा देती हूँ। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जब आप इंटरनली ही, बाहर से किसी नए इंसान को ना लाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर से ही किसी दूसरे इंसान को रिक्रूट कर लेते हैं बाय ट्रांसफर, बाय प्रमोशन, तो उसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जब आप इंटरनली रिक्रूट ना करके बाहर से न्यू एम्प्लॉयज लेकर आते हैं, न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। अभी मैंने बताया ट्रांसफर और प्रमोशन, ये दोनों कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनल। यहाँ पे पूछा कौन सा है, एक्सटर्नल, आंसर क्या होगा, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके, किसी भी आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर, वहां पे जाकर अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये कौन से रिक्रूटमेंट के अंदर आता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। The next question is that is the cheapest source of finance. cheapest source of finance, source of finance क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है जो बिजनेस में यूज आने वाला पैसा होता है। तो कहां से आप सबसे सस्ता पैसा लेकर आ सकते हो जो बिजनेस में यूज होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स की बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, उसको हमें डिविडेंड देना पड़ता है, तो ये चीप तो नहीं है। डिबेंचर में भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, बैंक लोन में भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। रिटेन अर्निंग एक ऐसा सोर्स है जिसके बदले में हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये हमारा खुद का पैसा है। ये किसके अंदर आता है, ओनर्स फंड के अंदर। तो सबसे चीपेस्ट सोर्स क्या हो जाएगा, रिटेन अर्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडरशिप स्टाइल वेयर द लीडर कंसल्ट सबऑर्डिनेट बिफोर मेकिंग डिसीजन इज कॉल्ड। देखो बेटा लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे 4 लीडरशिप स्टाइल होती है, चारों को मैंने लिखा है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक और लेजिस फेयर। एक बार मैं आपको चारों के बारे में बता देती हूँ। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है जहां पे अपने आप ही डिसीजन लिए जाते हैं, जो सुपीरियर होते हैं वो सबऑर्डिनेट से कुछ भी डिस्कस नहीं करते, वो अपने आप विदाउट एनी डिस्कशन जो है डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेटिक में होता है कि डिस्कशन किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट से डिस्कशन किया जाता है पॉलिसीज के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, लेकिन जो डिसीजन है वो कौन लेता है, वो लेते हैं सुपीरियर लेते हैं। यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है कि यहाँ पे डिसीजन सबऑर्डिनेट लेते हैं लेकिन सुपीरियर से डिस्कस करके। और एक लेजिस फेयर है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे विदाउट एनी डिस्कशन पूरा का पूरा काम, पूरा का पूरा टास्क सबऑर्डिनेट के पास में छोड़ दिया जाता है, वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा ऐसी कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जहां पे सबऑर्डिनेट से कंसल्ट किया जाता है, ठीक है, केवल कंसल्ट किया जाता है, डिसीजन नहीं लेते हैं सबऑर्डिनेट, तो केवल कंसल्ट कहां किया जाता है, डेमोक्रेटिक। तो करेक्ट आंसर क्या है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, आगे चलते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय,
कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या उसका फैशन है, क्या उसकी नीड है, क्या कल्चर है, क्या उसकी वैल्यूज है, वो किस किस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाती है। कल्चर फैक्टर, ठीक है, कल्चर कि आप किस कल्चर में रहते हैं, उससे आपका टेस्ट, आपकी प्रेफरेंसेस का पता लगता है। पर्सनल फैक्टर, आपकी खुद की चॉइस क्या है, ठीक है, हम किस कंडीशन में रह रहे हैं, हमारे घर बार परिवार, हमारा देश का क्या कल्चर है। अभी होली आने वाली थी तो हम सब कलर्स की डिमांड बढ़ गई, जबकि कलर्स की ऐसी कोई नीड नहीं थी हमारे को, बट हाँ हमें फेस्टिवल मनाना है, हमारा कल्चर है, तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, इस तरह पर्सनल चॉइस रहती है, किस कई लोगों की पर्सनल प्रेफरेंसेस रहते हैं, उससे भी कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। सोशल फैक्टर, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक, उसको देखते हुए हमारी जो डिमांड है, जो बिहेवियर है, वो इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबाउट। ये सारी ही चीजें जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। बेटा जो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, उनमें से कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पूरा से पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर बिहेवियर, राइट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को मैं सभी को एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन ही बन के आ जाए तो आपके माइंड में रहे कि हाँ हमने ये पढ़ा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो हमको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना था। जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो था 1986, और उसके बाद में 2019 में न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे कंट्रोल नहीं आएगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखिए ऑप्शन, द नंबर ऑफ लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग टू ए मैनेजर, द स्कोप ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो मैं आपको समझाती हूँ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है कि द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी मैनेज बाय अ मैनेजर। एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट कंट्रोल करे जा रहे हैं, वो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सबसे करेक्ट है वो है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर। एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट है उसको क्या बोला जाएगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर ही आएगा, जनरल मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर F.W. टेलर बाय प्रोफेशन क्या थे, हेनरी फ्योल क्या थे, इस तरह का क्वेश्चन एक उनसे रिलेटेड जरूर आएगा। तो कौन थे साइंटिफिक मैनेजर मैनेजमेंट के, F.W. टेलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन्वॉल्व डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट। ठीक है, मार्केट को अगर हम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, और वो सेगमेंट किसी कंज्यूमर टेस्ट के अकॉर्डिंगली हो सकता है, कंज्यूमर एज के अकॉर्डिंगली हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंट। और मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या होता है, मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना, डिस्टिंक्ट करना। Okay, let's go further. The last step of controlling process, measurement of the performance, setting performance standard, taking corrective action, analyzing deviation। तो जो लास्ट में जो स्टेप होता है वो क्या होता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजिंग। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या मैनेज करते हैं, फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म असेट्स, करंट असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वर्किंग कैपिटल इंक्लूडेड होता है करंट असेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। तो उसमें ऑप्शन क्या आएगा, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को मैनेज करना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर इज द डैश ऑफ मार्केट। कंज्यूमर मार्केट का क्या होता है, किंग, सर्वेंट, सोल्जर, थीफ। वो दिख रहा है भाई, इस ऑप्शन हमें इस तरह के कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे आपके लिए, जिसको आप आंख बंद करके टिक लगा सकते हैं। हम इसे पढ़ते आ रहे हैं, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। नेक्स्ट देखिए, द फास्ट फूड
giant McDonald's made major change in their menu is to able to survive in Indian market. Which characteristics is the management is to portrayed through the above example? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एक जाइंट फूड चेन है मैकडोनल्ड्स की, उन्होंने अपने फास्ट फूड मेन्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए ताकि वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सके, क्योंकि इंडियंस का टेस्ट अलग है, ठीक है, और फॉरेन टेस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो ये कौन से मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को पोर्ट्रे कर रहा है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट तो सभी जगह होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट सभी जगह हो चाहिए, करना चाहिए, सभी लेवल की बात हो ही नहीं रही है। इंटेंजिबल फोर्स, तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स मतलब कि केवल महसूस करी जाती है, देखी नहीं जा सकती, इस तरह की भी यहाँ पे कोई बात नहीं करी। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन में क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट हर जगह हर सिचुएशन से अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ता है, सभी जगह सेम तरह का सिनेरियो काम आए वो जरूरी नहीं है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन चेंज करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि सिचुएशंस को देखते हुए मैनेजर जो है वो अपने डिसीजन चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of these is an external source of recruitment? अभी हमने पढ़ा था एक्सटर्नल, हाँ ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, ट्रांसफर, कैजुअल कॉलर। तो देखो एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन से भी एक्सटर्नल ही रिक्रूटमेंट आएगा, तो कैजुअल कॉलर से ही एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आएगा। मैंने आपको अभी बताया एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही प्रमोशन ट्रांसफर करके एम्प्लॉयज को ना लेकर किसी बाहर के एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं और कैजुअल कॉलर्स भी लगा सकते हैं। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं? कैजुअल कॉलर्स होते हैं कि जब हम कैजुअली हमारे पास जो भी डेटा है उसको इकट्ठा करके लोगों को कॉल लगाए, उनको रिक्रूट करें, उनको अट्रैक्ट करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए। जैसे कि आप 12th में आ गए और आपको बहुत सारी साइट्स पे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वर्क फ्रॉम होम लिखा हुआ आता है, तो एक तरह का कैजुअल कॉलर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड ऑन द। फाइनेंशियल रिस्क किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है proportion of debt in the total capital, proportion of equity in total capital, both of these and none of these। तो ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क काम करता है कि डेप्ट, टोटल कैपिटल में डेप्ट कितनी है, और डेप्ट जितनी ज्यादा होगी उतना, अगर डेप्ट बढ़ेगी तो फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ये मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि डेप्ट से हमारे फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बढ़ जाते हैं। फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं कि हमें प्रॉफिट हो लॉस हो, जो डेप्ट का इंटरेस्ट है वो तो हमें देना ही पड़ेगा, एक फिक्स इंटरेस्ट है वो तो हमें देना ही पड़ेगा, होता है फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जिससे कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क हाई हो जाता है। जितनी हमारी डेप्ट हाई होगी उतना ही हमारा फाइनेंशियल रिस्क हाई हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज to provide protection to the consumers against the improper behavior of the producers and sellers is called। ठीक है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, करना है किसके अगेंस्ट? इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। क्या बोलेंगे उसको? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब ये कंज्यूमर वेलफेयर और एजुकेशन तो है नहीं। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा या कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा। तो बेटा यहाँ पे एन एक्ट, किसी एक्ट की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे इस तरह आ जाता एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिखते, लेकिन यहाँ पे एक्ट की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, इन विच एक्सपेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से डिफेक्ट है? प्रोडक्शन प्रोसेस सेम, प्रोडक्शन प्रोसेस है, सेम वर्किंग प्रोसेस रहती है फॉर्मल इनफॉर्मल में। फाइनेंशियल प्रोसीजर्स भी सेम रहता है, फाइनेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो। वहां पे स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये स्केलर चेन को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर भी होते हैं, सबऑर्डिनेट भी होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे
एक फ्रेंडशिप बेस पे काम होता है, यहाँ पे कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। तो स्ट्रक्चरिंग बेस पे डिफर करता है कौन, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चरिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैकेजिंग हेल्प द मार्केटिंग इन, मार्केटर्स इन, पैकेजिंग किस चीज में हेल्प करती है? देखिए क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट है रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। पैकेजिंग जैसे जैसे बढ़ती गई तो हम पैकेज चीजें खरीदने लगे और हमारी हैबिट पैकेज जो थिंग्स होती है वो खरीदने की होती है। क्यों? क्योंकि वो एक तो सैनिटाइज होती है और एक हेल्दी, हम ये मानते हैं कि अनटच्ड है, ठीक है। तो हमें वो लगता है कि ज्यादा साफ है, ठीक है। एक ओपनली बिस्किट बिक रहा और एक हमें पैकेट मिला तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे जो पैकेट में, क्योंकि वो अनटच्ड है। तो स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड हमारे बढ़ रहे हैं, हेल्थ और सैनिटाइजेशन को लेकर अवेयरनेस हमारी बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इनोवेशन अपॉर्चुनिटी, अब पैकेजिंग से इनोवेशन कैसे हो सकता है? पैकेजिंग में आप कलरफुल थीम देके, एक इंफॉर्मेशन देकर किसी भी तरह से कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, आपकी चीजों को बाय करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि अगर बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको चॉकलेट इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई, लेकिन वो चॉकलेट के जितने कलरफुल रैपर्स होते हैं उनको देखकर अट्रैक्ट होता है, वो पहचानता है कि ये वाली चॉकलेट, जैसे डेयरी मिल्क का जो रैपर है उसका बहुत वाइब्रेंट ब्लू कलर का पैकेट है, तो वो इस तरह के कलर, इस तरह की पैकेजिंग लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसमें बहुत सारा इनोवेशन हम करके कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वही बात है कि आप पैकेज, जिनको पढ़ना भी नहीं आता वो भी जगह कई सामान जो है लेकर आ सकते हैं। जैसे टाटा नमक की बात करें, जिसको नहीं पढ़ना आता वो उसकी पैकेजिंग देख के बता देगा हाँ ये चाहिए मुझे, ठीक है। पार्ले जी बिस्किट की बात करें, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने में, कि एक ही तरह का सामान है लेकिन उसमें से हम, हमारा कौन सा हमें दूसरे पता लग जाता है पैकेजिंग को देख के। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबाउट। पैकेजिंग रेजिंग स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में भी हेल्प करती है, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिशिएंसी एसोसिएट विद, एफिशिएंसी बेटा डूइंग थिंग राइट और इफेक्टिवली डूइंग द राइट थिंग। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों मैंने बता दिए यहाँ पे। डूइंग द राइट थिंग इज एसोसिएटेड विद इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इज रिलेटेड विद डूइंग थिंग्स राइट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम परस्पेक्टिव इन ट्रेनिंग इज, जो ट्रेनिंग का टाइम है वो कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। तो बेटा ट्रेनिंग 1 से 6 महीने तक की होती है, तो उसका जो टाइम है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो 1 to 6 मंथ तक हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बोरोड फंड, ठीक है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो सारे ही तरह के लोन्स क्या होते हैं, बोरोड फंड, डिवेंचर इज अ बोरोड फंड, पब्लिक डिपॉजिट इज अ बोरोड फंड, बट रिटेल लैंडिंग क्या होती है, ओनर्स फंड। अब मैं ओनर्स फंड क्या होते हैं वो भी बता देती हूँ आपको। ओनर्स फंड के अंदर आता है रिटेल लैंडिंग प्लस इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, और बोरोड फंड में सभी तरह के लोन, डिवेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, प्रॉफिट शेयरिंग है, अनफेयर लीडरशिप है। अब जॉब एनरिचमेंट मतलब आपको जॉब के साथ साथ बहुत सारे पर्क साइड दी जाती है, पर्क दी जाती है, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो वो बेनिफिट्स फाइनेंशियल मतलब इन मनी टर्म नहीं दिए जा रहे, तो ये कौन सा है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। डैश इज कॉल्ड अ मार्केटर, मार्केटर किसको बोला जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर, सेटिस्फेक्शन सीकर, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे दो आंसर में कंफ्यूज होंगे, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर। तो बेटा मार्केटिंग इज सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मार्केटर इज अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। मार्केटर अपनी क्या देता है, सर्विस ही देता है ना, तो मार्केटर क्या हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा।
The next question is, a producer of herbal medicine claimed an advertisement of national newspaper that is produced has large amount of vitamins, minerals and proteins. However, it indicates that these claims are false. Whose example is this? मतलब एक हर्बल मेडिसिन ने क्लेम किया था, न्यूज़पेपर में क्लेम्स किया था कि जो उसकी मेडिसिन है उसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन है, मिनरल्स है और प्रोटीन है, लेकिन जब उसके टेस्ट करे गए तो ये सारे क्लेम्स फेल हो गए, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स वेलफेयर। देखो बेटा, वेलफेयर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो ये कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन देके सामान बेचा जा रहा है, गलत एडवर्टाइजमेंट करके सामान बेचा जा रहा है। इन्फॉर्मेशन ऑन ऑफ कस्टमर, इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करी जा रही है लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, फॉल्स है। नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो मेनली जो चीज होती है, यहाँ पे कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कस्टमर को झांसा देकर झूठ बोलकर सामान बेचा जा रहा है। Which of the following process provide the required amount, quality, timing, sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with minimum conflicts? ठीक है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पे टाइम एंड सीक्वेंस और एफर्ट्स की बात करी जा रही है और कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स में काम को करा जाता है? तो कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स, अब देखो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि प्लानिंग तो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है और कंट्रोलिंग डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करने से रिलेटेड है, लेकिन मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आता। अब कॉन्फ्लिक्ट्स अगर एक आपको वर्ड दिख गया है तो आप क्या लिखेंगे इसमें, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अगर आपका रहेगा तो कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। The next question is, which of the following refers to the number of subordinate that can be effectively managed by a superior? अब इससे पहले आपसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पूछ के उसकी डेफिनेशन पूछी थी, यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछ के क्वेश्चन पूछा है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपसे एज ए वेरी शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी मैनेज बाय अ सुपीरियर, क्या बोला जाएगा इसको, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं? तो देखो फर्स्ट है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट फंक्शन ये होता है मार्केटिंग का कि आप मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेकर आइए कि लोगों को चाहिए क्या, हम वही सामान लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे जो उनको नीड है, जो इसकी उनको जरूरत है, ठीक है। मार्केटिंग प्लानिंग, अब उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में आप मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह से हमारा जो सामान है प्रोड्यूस करना है, सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग क्या होता है कि हमें मार्केट के हर सेगमेंट के लिए कोई ना कोई सामान रखना है, जिससे कि हम हर कोई भी हमारी दुकान पर आए, कोई भी हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारे सामान खरीदने आए वो खाली हाथ ना जाए, ठीक है। जिस तरह जैसे एक मोबाइल कंपनी होती है तो उसके पास 2000 का भी होता है और 2 लाख का फोन भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं चीजों की कि ये बहुत अच्छा है लेकिन महंगा है, लेकिन ये आप सस्ते में आप ये भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही काम क्या होते हैं, मार्केटिंग के फंक्शंस होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाउ। The next question is, which of these is not a point of importance of controlling function? ना इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है कंट्रोलिंग फंक्शन, कौन सा नहीं है? इट डज नॉट इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, डज नॉट मतलब कंट्रोलिंग इंश्योर नहीं करता ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग का तो काम ही ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इंश्योर करना है। अब बच्चा क्या कर देगा, यहाँ पे टिक कर दोगे आप, हो सकता है इसके आगे और भी ऑप्शन हो जो करेक्ट हो, तो एक बार आपको पढ़ने सारे ऑप्शन है। इस फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, बिल्कुल सही बात है कि ये कोऑर्डिनेशन इन एक्शन को प्रोवाइड करवाता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है। इट हेल्प इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ये क्या हेल्प करता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी सही बात है। इट इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं, बार बार उनको काम को जहां पे गलती हुई है वहीं पे करेक्शन कर दिया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉयज का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? यहाँ पे भी नॉट आ रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? Ensuring enough funds are available at the right time, ensuring access availability of fund at the right time,
इंश्योरिंग स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस एंड ऑल ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ठीक है, पहले हमें पता करना कौन सा है। इंश्योरिंग इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम पे राइट फंड अवेलेबल हो, ये क्या बोलता है फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट टाइम पे राइट फंड अवेलेबल हो, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग ये नहीं बोलता कि राइट टाइम पे एक्सेस फंड अवेलेबल हो, ना तो हमें एक्सेस में फंड चाहिए ना तो हमें कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, राइट टाइम पे राइट फंड अवेलेबल हो, ये क्या कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहे हैं ना, तो नॉट का आंसर क्या आ जाएगा बी, कि फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर नहीं करता, एक्सेस फंड इंश्योर नहीं करता। द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट आर नॉट परचेज बट सोल्ड, ये कौन सा फिलॉसफी है, ठीक है। तो सारा ही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। देखो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि पहले हमने प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करी थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, हर जगह अगर आपकी चीज अवेलेबल है, अगर कंज्यूमर को जो दिख रहा है तो सामान आपका जरूर खरीदा जाएगा, अगर आपका सामान दिख ही नहीं रहा है तो वो आपका सामान नहीं खरीदेगा। ये बात भी सही है कि जो दिखेगा वही तो बिकेगा, तो इस आप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करो, मार्केट सेगमेंट में हर जगह आपका सामान अवेलेबल होना चाहिए, तो जो कंज्यूमर है आपका सामान खरीदेगा जरूरी है। सबसे पहला था हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि सामान ज्यादा से नहीं, ज्यादा और सस्ता सामान लेने से कंज्यूमर नहीं खरीदता, कंज्यूमर क्या खरीदता है जो अच्छा हो, जो क्वालिटी हो। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कंज्यूमर कहीं दूर जाके भी खरीद लेगा, इसलिए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दो ना कि क्वांटिटी पे। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आप अपनी पूरी कोशिश करो सामान को बेचने की, लोगों को अट्रैक्ट करने की सामान को खरीदने के लिए। और सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्ट नॉट परचेज बस सोल्ड, खरीदा नहीं जाता, प्रोडक्ट को बेचा जाता है। आपको अगर बेचना आता है तो जिसकी नीड नहीं है वो भी आप सामान बेच देंगे। तो सेलिंग, अगर आप में कैपेसिटी है, सेलिंग पावर है, तो आप इस बिना नीड के भी कस्टमर को कुछ भी सामान बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेलिंग कंसेप्ट। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज मैनेजमेंट को आर्ट कंसिडर किया जाता है, क्यों, देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं एक बार सारे। डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर, ठीक है, कि हर मैनेजर प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरह से यूज करता है, सब अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली यूज करता है। बिल्कुल सही बात है, आर्ट में भी आप आर्ट सीख सकते हैं बट आप उसको अप्लाई अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, अब उसको कैसे यूज करना है वो हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब यहाँ पे बात तो आर्ट की हो रही है, ऑप्शन में क्या है, the principle of management is universal validity. It is not important to practice managers to be member of any profession association, ठीक है, कि आर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन में काम करें, तो नहीं, आर्ट में भी आपको किसी के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। विजिबल ट्रेनिंग इज रिलेवेंट फॉर, विजिबल ट्रेनिंग किसके लिए रिलेवेंट होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपीरियर लेवल और ऑपरेटिव लेवल। तो विजिबल जो ट्रेनिंग होती है वो ऑपरेटिव लेवल के लिए रिलेवेंट है। नेक्स्ट इज प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्राइमरी एम क्या था, अभी हमने आगे पढ़ा है। फाइनेंशियल प्लानिंग का प्राइमरी एम था कि राइट टाइम पे राइट फंड हमें अवेलेबल हो जाए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी एम है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। कंफ्यूज मत होना फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पब्लिश अ मैगजीन नेम अंडर द टाइटल उपभोक्ता जागरण इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच राइट, कि एक मैगजीन पब्लिश हुई उसका नाम है उपभोक्ता जागरण, मतलब कि उपभोक्ता को, कंज्यूमर को अवेयर करा जा रहा है, कंज्यूमर अवेयरनेस से रिगार्डिंग है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका राइट है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। राइट टू सेफ्टी मैंने आपको अभी बताया। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन करने के लिए गवर्नमेंट बार बार स्टेप लेती है, तो ये जो बुक पब्लिश करना भी इसी से रिगार्डिंग एक स्टेप है। राइट टू बी हर्ड होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी गई
तो आपका राइट है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुनी जाए, और उसके लिए कंज्यूमर अपने कंज्यूमर सेल्स रखते हैं जिसमें आप अपनी कंज्यूमर्स आप अपनी कंप्लेंट्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे उपभोक्ता जागरण जो मैगजीन पब्लिश करी गई है वो कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए करी गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। The next question is, which one of the following does not follow scalar chain? Scalar chain क्या होती है? क्या होती है स्केलर चेन? स्केलर चेन एक कम्युनिकेशन पाथ होता है जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। अभी कम्युनिकेशन पाथ क्या है? ठीक है, कि यहाँ पे ए को अगर कुछ पूछना है तो अपना सुपीरियर बी से पूछेगा, बी को पूछना है तो अपने सुपीरियर सी से पूछेगा, वो डायरेक्ट ई से जाकर नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो उसको ये जो चेन है वो फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ए को अगर कुछ एस से काम है तो वो डायरेक्टली जाके नहीं पूछ सकता, वो अपने सुपीरियर से पूछेगा और ये पूरा पाथ फॉलो होगा। ठीक है, ये कहाँ फॉलो होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल में, फंक्शनल में, डिविजनल में। तो फंक्शनल और डिविजनल में तो ऐसा हमें नहीं बताया गया था कि कहाँ पे जो कम्युनिकेशन पार्ट कौन सा फॉलो होता है, ये बताया गया था फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो यहाँ पे पूछा है कहाँ पे फॉलो नहीं होता है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कोई भी पार्ट फॉलो नहीं होता, वहां पे कोई भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी से भी जाके बात कर सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is the function of marketing? मार्केटिंग का फंक्शन क्या क्या है? प्रमोशन, यस, प्रमोशन मार्केटिंग के अंदर आता है। प्रोडक्ट का प्रमोशन हम करते हैं मार्केटिंग के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन, द प्लेस ऑफ ऑरिजिन से लेकर द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाते हैं, तो वो भी मार्केटिंग फंक्शन के अंदर ही आता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को ग्राहकों तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना भी मार्केटिंग के अंदर आता है। तो ये सब फंक्शन है मार्केटिंग के, मतलब कि कंज्यूमर को क्या नीड है वो पता लगाने से लेकर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने तक का सारी ही जो चीजें आती है वो मार्केटिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट इज, which of the following test measure emotion, reaction and maturity of a candidate? तो ऐसा कौन सा, ये सारे बहुत सारे टेस्ट है, इसमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कंज्यूमर किसी कैंडिडेट का इमोशन, रिएक्शन एंड मेच्योरिटी टेस्ट करता है? तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी में ही इमोशंस और मेच्योरिटी का पता लगता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी पर्सन के, किसी कैंडिडेट के इमोशंस, रिएक्शंस एंड मेच्योरिटी का हम पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट इज, बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड टू, बिजनेस फाइनेंस क्यों नीडेड है? स्टैब्लिश है बिजनेस, यस, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस को बनाने के लिए फाइनेंस सबसे ज्यादा नीड है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी फाइनेंस नीड है। डिकोडिंग, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन गलत है, रनिंग ए बिजनेस आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी चीजों के लिए बिजनेस फाइनेंस की नीड है। अब पुअर टेलीफोन कनेक्शन इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, पुअर टेलीफोन फोन कनेक्शन मतलब कि आप मैसेज तो दे रहे लेकिन आपकी आवाज कट रही है और सामने वाला उसको समझ नहीं पा रहा है, तो आपने मैसेज एनकोड भी करा, डिकोड भी करा, सामने वाला फीडबैक भी दे रहा है, लेकिन अगर कनेक्शन सही नहीं है तो वहां पे क्या क्रिएट हो रही है? नॉइज। नॉइज क्या होती है कि जब आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, अपना मैसेज किसी के सामने पहुंचा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जिससे मैसेज सही से नहीं पहुंच रहा, सामने वाला बोल भी रहा है और उधर के सामने वाला सुन भी रहा है, लेकिन किसी तरह से मेरा मैसेज बीच में करप्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉइज। The next question is, That is the process of planning, organizing, directing and controlling. अब ये तो आपने जैसे ही 12th में एंटर हुआ था सबसे पहले चीज आपने यही पढ़ी थी। The process of planning, organizing, directing and controlling the activity related to exchange of goods and services. अब देखो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे ये तो मैनेजमेंट है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यहाँ तक तो मैनेजमेंट था। रिलेटिंग टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसमें आती है? मार्केटिंग में। तो इसको क्या बोलेंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की ये आपकी डेफिनेशन है। अगर आपके एग्जाम में मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ सकती है तो आप ये इजी डेफिनेशन लिख सकते हैं। A complaint can be filed against the seller or a manufacturer whose goods are any manner। कंप्लेन आप फाइल कर सकते हो। अगर गुड्स परफेक्ट है तो, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गुड्स में, तो क्या आप फाइल कंप्लेन को फाइल कर सकते हो? नहीं। फ्लॉलेस, कोई उसमें गलती नहीं है, तो क्या कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? नहीं। डिफेक्टिव, गुड्स आपके पास में डिफेक्टिव आ गया तो बिल्कुल आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इफ द गुड्स आर डिफेक्टिव यू कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द सेलर और मैन्युफैक्चरर। The next question is, identify the process which coordinates human efforts, assemble resources, and integrate both into a unified whole to be utilized achieving the specified objective. Identify the process of coordination human efforts, assemble resources, कि यहाँ पे ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है, रिसोर्सेज को असेंबल किया जाता है, इंटीग्रेट बोथ, और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा फंक्शन था जहां पे आप रिसोर्सेस को इंटीग्रेट करते हो? ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे आपको ड्यूटी बताते हैं और जो रिसोर्सेज चाहिए उसको लेकर भी आते हो, उसको रिसोर्सेज को अलोकेट भी करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो स्केलर चेन। इनमें से तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्केलर चेन फॉलो नहीं करता? फॉर्मल या इनफॉर्मल, क्योंकि फंक्शनल डिविजन में तो स्केलर चेन की बात ही नहीं होती है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल जो है वो फॉलो नहीं करता स्केलर चेन, वो किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन पाथ फॉलो नहीं करता। ठीक है, स्केलर चेन कौन फॉलो करता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा ये जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं ये केवल एमसीक्यूज के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे रिलेटेड सॉरी इनसे रिलेटेड फिलअप्स भी आपके बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड वेरी शॉर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जितनी भी टर्म्स आपको दी जा रही है उनको आप डेफिनेशन पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आपका कंफर्म 100% जो है पेपर वेरी शॉर्ट, टिक द करेक्ट और फिलअप्स इन्हीं में से आएगा, इन्हीं को थोड़ा सा इधर उधर करके बनेगा, लेकिन मेन जो पॉइंट रहेंगे वो यही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, which of the following is not performed by channel of distribution। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं करते? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सॉर्टिंग, चीजों की सॉर्टिंग करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो एक ही तरह का सामान लेके आता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा चैनल है, एक ऐसा चैनल है जैसे जो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए फ्रीजर चाहिए होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल केवल ठंडी चीजें पहुंचाएगा। तो चीजों की सॉर्टिंग करके सामान बेचे जाते हैं। सॉर्टिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और रिस्क टेकिंग, रिस्क भी लेते हैं क्योंकि वो सामान को बहुत लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है, सॉर्टिंग भी करता है, सॉर्टिंग भी करता है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन तो नहीं करता चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो किसका काम है? प्रोड्यूसर का काम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। The next question is, which of the following is not a limitation of controlling। कंट्रोलिंग की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग की लिमिटेशन है कि कंट्रोलिंग में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, केवल आप इंटरनल फैक्टर्स को ही कंट्रोल कर सकते हो, केवल आप अपने पॉलिसीज को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्क को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, लॉ हो गया, कंज्यूमर टेस्ट हो गया, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हो गई, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये तो करेक्ट है, ये तो लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की। सेकंड है कॉस्टली अफेयर, कंट्रोलिंग कॉस्टली है, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट रखने पड़ता है, अलग से लोग रखने पड़ते हैं जो कंटिन्यूसली आपको गाइड करते हैं। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड, मेजर करने लायक स्टैंडर्ड हर चीज का सेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है? तीनों ही कंट्रोलिंग के क्या है? अभी तक तो लिमिटेशन है। इंश्योरिंग एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो यहाँ पे क्या है? अलग आ रहा है डी। ओके, नेक्स्ट इज, बेटा यहाँ पे नॉट इंश्योरिंग आएगा। ठीक है,
ये तो सही है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन तो कंट्रोलिंग करता है, लेकिन हाँ चलो ठीक है ठीक है, ये क्या है, ये कंट्रोलिंग की एडवांटेजेस है, मेरिट्स है, लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। The size of assets, the profitability and the competitiveness are the affected by। ठीक है, किसके कारण असेट्स का साइज, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है इफेक्ट होती है? वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। देखो साइज, आपके पास कितनी असेट्स है और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म मैटर करती है। चीजें क्या करती है, लॉन्ग टर्म मैटर। बहुत साल लगते हैं प्रॉफिट कमाने में, बहुत साल लगता है एसेट्स बनाने में। तो वर्किंग कैपिटल तो शॉर्ट टर्म डिसीजन लेती है, तो ये तो इफेक्ट नहीं करती होगी। फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन तो इन सब पे नहीं है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे मेनली लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट्स यहाँ पे इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। अब हम यहाँ पे कुछ फिलअप्स भी देख लेते हैं। द फर्स्ट इज दैट refers to the process of stimulating people to work towards a desired goal। अब कहीं भी आपको गोल और स्टिमुलेटिंग दो वर्ड देखने को मिल जाए तो बस आंख बंद करके लिख देना, यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, मोटिवेशन की। और मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है लोगों को स्टिमुलेट करना, लोगों को प्रेशराइज करना। प्रेशराइज ना पॉजिटिव वे कि वो डिजायर्ड गोल की तरफ काम करे। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ डैश suggests that there should be a place of everything and everything in its place। ठीक है, हर चीज अपनी जगह पे हो। ये कौन सा प्रिंसिपल मेक श्योर करता है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, हर एक चीज का ऑर्डर होना चाहिए, हर एक चीज के लिए अपनी जगह होनी चाहिए और वो सारी चीजें अपने ऑर्डर पे, अपने प्लेस पे ही होनी चाहिए, जिससे कि मोशन लोगों का कम होगा और काम इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपको चीजें फाइंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज द डैश इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ट पर्सन, पूल ऑफ एप्लीकेंट, बहुत सारे लोग हैं उसमें से बेस्ट पर्सन को चूज करना। इस कौन सी प्रोसेस में करी जाती है स्टाफिंग की, इसका होता है, इसका होगा आंसर सिलेक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। द नेक्स्ट इज दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से? कौन से फंक्शन में होता है ऐसा, ये मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग फंक्शन में होता है, जिसमें क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स ऑफ, कैपिटल स्ट्रक्चर किस किस का मिक्स है, तो हमें पता है कैपिटल स्ट्रक्चर डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आप लिख सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, नीचे उसका फॉर्मूला लिख देना, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द राइट थिंग टू डैश इंश्योर that the customer have access to variety of goods at competitive price। कौन सा राइट है जो इंश्योर करता है कि कंज्यूमर जो है वो उसने सबसे बेस्ट गुड खरीदा है कॉम्पिटिटिव प्राइस में। ठीक है, तो राइट टू चूज इंश्योर करता है। राइट टू चूज में क्या होता है कि कंज्यूमर वेरियस प्रोडक्ट में से सबसे बेस्ट जो उसको सबसे सही लगता है कॉम्पिटिटिव प्राइस में वो सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट टू चूज। नेक्स्ट इज principle of management are in the continuous process of, principle of management are in the continuous process of evolution। क्या मतलब हुआ इसका कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली जो चीज इंश्योर करता है वो क्या इंश्योर कर रहा है, इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज द मोस्ट रिलेवेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग मैनेजर पर्सोनेल्स। मतलब पर्सोनेल्स का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज।
कि कौन सा मोस्ट रेलेवेंट सोर्स है जिससे कि हम रिक्रूट कर सकते हैं पर्सनल्स एम्प्लॉयज को। तो कहां से आप सबसे ज्यादा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहां से कर सकते हो, तो हमें पता है एडवर्टाइजमेंट। सबसे ज्यादा रेलेवेंट अगर कोई सोर्स है रिक्रूटमेंट का तो कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हंगर इज एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी नीड है हंगर। अब आप इसमें दो आंसर लिख सकते हैं, अगर आप फिजियोलॉजिकल लिखते हैं तो भी करेक्ट है, बेसिक नीड लिखते हैं तो भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा हम अपना स्टैंडर्ड दिखा सकते हैं फिजियोलॉजिकल लिख के। आप इसमें फिजियोलॉजिकल भी लिख सकते हो और बेसिक भी लिख सकते हैं या फिर दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग प्रोवाइड डैश टू ऑल एक्टिविटी एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंट्रोलिंग क्या प्रोवाइड करती है, कंट्रोलिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है, देखो प्लानिंग भी हमें प्रोवाइड करती है डायरेक्शन, और कंट्रोलिंग भी हमें क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन। कैसे प्रोवाइड करती है डायरेक्शन, कंट्रोलिंग में हम पहले से ही स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो हमें पता है कि ये सेट स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में हमें क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। The next question is fixed capital refers to the investment in, fixed capital में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऑब्वियस है किसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म असेट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म असेट्स को ही फिक्स असेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, a business can get rid of dash interference and maintain its goodwill by becoming a partner to consumer protection. A business can get rid of dash interference, ठीक है। बिजनेस किसका इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, किसके इंटरफेरेंस से उसको गेट वो मुक्ति मिल जाएगी, एंड मेंटेन गुडविल बाय बिकमिंग अ पार्टनर टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर आप कर रहे हैं, कंज्यूमर का वेलफेयर आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो किसका इंटरफेरेंस आप पे नहीं आएगा, आपके बिजनेस पे गवर्नमेंट कुछ किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ठीक है। एफडब्ल्यू टेलर वॉज है, मैंने आपसे कहा था कि इनके बारे में क्वेश्चन जरूर बनेगा कि साइंटिफिक मैनेजर के फादर कौन थे, जनरल मैनेजर के फादर कौन थे। अब एफडब्ल्यू टेलर वॉज क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। एफडब्ल्यू टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। स्टाफिंग लीड टू एफिशिएंट यूज ऑफ डैश रिसोर्सेज। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग में कौन सा रिसोर्सेज के यूजेस देखे जाते हैं, तो स्टाफिंग का मतलब ही मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। तो स्टाफिंग में मैनेज किया जाता है कौन से रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। दैट रिफर टू द इंसाइटमेंट एंड इंड्यूसमेंट ऑफ एक्ट और मूव, ठीक है। अब यहां पे देखो इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट, किसी के मूवमेंट को बढ़ाना, उसको पुश करना किसी काम के करने के लिए, तो वो वापस क्या आएगा, मोटिवेशन। देखो बेटा मोटिवेशन से रिलेटेड तो बहुत सारे आपके फिलअप्स बन रहे हैं। नेक्स्ट इज दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म टू द प्लान्स, ठीक है। किसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि जो इवेंट जो सारे काम हो रहे हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंगली ही हो रहे हैं। कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जहां पे देखा जाता है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कौन से फंक्शन में देखा जाता है, ये देखा जाता है कंट्रोलिंग में। ओके, लेट्स गो फर्दर। दैट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट और यूज किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग मत लिख कर आना, ये ऑप्टिमम प्रोक्यूरमेंट मतलब जितना चाहिए उतना प्रोक्यूरमेंट करो, लेकर आओ और उस पर बेस्ट यूज करो, ये किस में देखा जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा and the last is a dash
इज अ पर्सन हु बाय एनी प्रोडक्ट और अवेल एनी सर्विस फॉर सम कंसिडरेशन। ठीक है, ये डैश इज अ पर्सन, ये एक पर्सन है जो कोई भी सामान खरीदते हैं और अवेल एनी सर्विस फॉर सम कंसिडरेशन, और कुछ पैसे के बदले कुछ सामान या कुछ सर्विस खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये कौन है? कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर की डेफिनेशन तो आ सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंज्यूमर की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए, तो आप ये भी लिख के आ सकते हैं, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय एनी प्रोडक्ट और अवेल एनी सर्विस फॉर सम कंसिडरेशन। सम कंसिडरेशन मतलब किसी चीज के बदले में वो सामान खरीदा जाता है और उसको कंज्यूम करते हैं, वो क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। तो बेटा अभी मैंने जितने भी आपको एमसीक्यूज बताए, जितने भी मैंने आपको फिलअप बताए, उनसे हमें ये तो पता लग रहा है कि जो बोर्ड बनाने वाला है क्वेश्चन, वो बेसिक जो आपका बेस है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है चैप्टर की, उसमें से बनाने वाला है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इनको, इनमें आपके 18+6 जो मार्क्स है वो तो आपके कंफर्म आ रहे हैं, 24 मार्क्स तो आपके कंफर्म ही है, और उन्हीं में से आपके कॉन्सेप्चुअल बेस में से ही आपके वेरी शॉर्ट बन रहे हैं। तो पेपर को लेके आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको ज्यादा अगर मेनली इन सब चीजों की जो बेसिकली जो प्रॉब्लम बच्चों की रहती है एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को रहती है, लेकर ही रहती है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में तो हमने कभी ना कभी वो चीज पढ़ी होती है और बच्चे कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर्स है, जो टर्म्स दे रखी है बेसिकली, वो जरूर पढ़ के जाइएगा, और चैप्टर का कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, जो बुक के पीछे समरी है उसको जरूर एक बार देख के जाइएगा। एक क्लास और है अभी आपकी, आज आपके सारे एमसीक्यूज एंड फिलअप हो गए, एक आपकी और है जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू पूरा का पूरा 2023 का सॉल्व कराऊंगी, वो भी रिमेनिंग है। तब तक आप अपना एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और फिलअप की प्रैक्टिस करेंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।